नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जय महादेव विद्याकुल में। तो बच्चों चलिए आज हमें जो करना है वो समरूपता से जुड़ी हुई एक्सरसाइज 6.3 करनी है। समरूपता की कसौटी हमने पढ़ी थी, तो समरूपता की कसौटी से जुड़ी एक्सरसाइज जो कि 6.3 है वो हमें आज पढ़नी है। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी मुझे अपनी अटेंडेंस लगाकर बताओ कि आप सभी आ चुके हो। निशांत सिंह नमस्कार, नीतीश कुमार हेलो, और ये प्रज्ञा गौतम भाई किससे बात कर रही हैं? अनुज नहीं हो? बढ़िया। और आयुषी पांडे, आई एम न्यू स्टूडेंट, वेरी गुड, वेरी सोन यू विल बी ओल्ड वन, डोंट वरी। कृष्णा गुप्ता सर नमस्ते, नमस्ते भाई नमस्ते। और ये सोनी यादव गुड इवनिंग। निशांत सिंह भाई, निशांत सिंह बहुत बहुत प्यार हमारा भी आपके साथ। चलो, तो मुझे लगता है सभी बच्चे आ गए हैं। हेलो भाई, हेलो वैष्णवी और पीयूष वर्मा, प्रणाम भाई प्रणाम, आपको भी प्रणाम। और मेरे ख्याल से अंशु भी आ चुकी हैं। अंशु गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है, सभी को हेलो। प्रदीप क्या लिखा है? कसोता, कसोता या कसोटा जो भी है। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। नमस्ते आदित्य, नमस्ते सर, आज मेरा बर्थडे है, मुझे अपना आशीर्वाद। भाई मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है। आयुषी पांडे, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक बधाई, और इस ऐसा ही दिन, ऐसा ही खुशी भरा दिन आपकी लाइफ में बार बार आए। चलिए भाई, रेनू, रेनू आई एम न्यू स्टूडेंट, वेरी गुड। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपकी एक्सरसाइज भी करने वाले हैं आज। 6.3 त्रिभुज की एक्सरसाइज, ये चैप्टर जो कि आपको बहुत मुश्किल लगता है, उस चैप्टर की एक्सरसाइज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखते हैं एक्सरसाइज कैसी है, मुश्किल है आसान है, सारी चीज़ों को देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें बच्चों। जितने बच्चे हो ईमानदारी से, मैं बार बार तो आपसे कहूंगा नहीं, लेकिन हाँ जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं ईमानदारी से, जिसने लाइक ना किया हो अभी के अभी लाइक कर दें और क्लास को शुरू करते हैं। चलो बच्चों, पहला ही प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर बताइए कि आकृति 6.34 में, या आकृति 6.34 में कुछ पार्ट दिए हुए हैं। त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं? यहाँ पर बताने आपके कौन कौन से युग्म समरूप हैं। युग्म का मतलब तो जोड़ा, जैसे यहाँ पर एक जोड़ा दे रखा है, यहाँ पर एक जोड़ा दे रखा है, ठीक है, और भी हैं 2 जोड़े नीचे, देखते हैं अभी। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग करके आपने उत्तर दिया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त भी करना है कि कौन से त्रिभुज किसके समरूप है। सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का मतलब मैं अभी समझाता हूं आपको बच्चों, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। सभी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, थोड़ी सी ईमानदारी बरतो कम से कम अपने टीचर के लिए। आपके टीचर की एक ही फीस है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं, यहाँ पर इन दोनों युग्मों में देखते हैं। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है, और ये 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री। यहां पर हम देखेंगे कि ए समरूपता, समरूपता से ए समरूपता से हम कह सकते हैं यहां पर कि त्रिभुज एबीसी जो है, ध्यान देना, त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप है, सर्वांगसम नहीं है, समरूप है। जहां पर जगह है वहां लिख देता हूं, त्रिभुज एबीसी क्या है? समरूप है किसके? पी क्यू आर के। देखिए यहां पर जो है ना, हम संगत भाग लिखते हैं, जरा ध्यान सुनना मेरी बात। यहां पर बच्चों हम क्या लिखते हैं? संगत भाग लिखते हैं। संगत कैसे? जैसे यहां पर पहले ए लिखा है, तो ए के संगत में जो है वही पहले लिखेंगे। यहां पर ए के संगत में क्या है? कोण ए है 60 डिग्री, यहां पर 60 डिग्री कौन सा है? कोण पी, तो ए के संगत में कोण पी है, ध्यान रखना, इसलिए पहले पी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ कोण बी है, कोण बी के संगत में कौन सा है? कोण क्यू, तो कोण बी के साथ में कोण क्यू लिखा हुआ है। ऐसे ही कोण सी के संगत में कोण आर है, तो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। हम यहां बिल्कुल नहीं लिख सकते कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर के, ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत होगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। हाँ ये जरूर लिख सकते हैं, यहां पर ये जरूर लिख सकते हैं कि त्रिभुज, ये जरूर लिख सकते हैं कि त्रिभुज, अगर मैं यहां एबीसी की जगह बी ए सी लिख दूं, बी ए सी, तो यहां पर क्यू पी आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो समरूप होगा ये त्रिभुज क्यू पी आर के, ध्यान रखना। इस तरह भी मैं लिख सकता हूं, तो इन दोनों में से कुछ भी लिखूं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकता मैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको लिखना है। भाई किसी को कोई डाउट? यही मतलब था, यहां पर लिखा था त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है, तो सांकेतिक रूप में व्यक्त करते समय इसी बात का ध्यान देना था, बस और कुछ नहीं, ठीक है भाई।
तो दूसरे त्रिभुज में आप मुझे लगता है बड़ी आसानी से बता देंगे मुझे। ABC यहाँ पर है और यहाँ पर एक PQR है, PRQ जो भी कह लो, कि वो कौन सी भुजा किसके संगत है, हमें ये बतानी है। अगर ये दोनों समरूप हैं तो पहले तो ये देखना है कि ये दोनों समरूप हैं या नहीं है। तो जल्दी से आप लोग बताइए मुझे, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं। जल्दी से बताइए भाई। झमाझम बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया, मौसम बिल्कुल बना हुआ है मतलब आपके इधर। जल्दी से बच्चों बताइए मुझे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं हैं। हैं, ये दोनों समरूप हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे समरूप हैं, कौन सी भुजा किसके संगत है वो भी देखते हैं। आप देखोगे कि मुझे एक चीज यहाँ मिलेगी, ये 2.5 है तो ये 5 है, ठीक है, उसका डबल। बात समझ में आ रही है। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि एक 3 है और एक ये 6 है, ये भी डबल है, यानी कि 1-2 का अनुपात है इन दोनों के बीच में। और इसके साथ ही मुझे एक और दिख रहा है कि ये 2 है तो ये 4 है। यहाँ भी ये दोनों भाग भी संगत होंगे आपस में। और मैं देख रहा हूँ कि जो जो मैंने निशान लगाया है, जैसे यहाँ पर AB जो है QR के संगत है, इसका अनुपात 1-2 का है, और ऐसे ही इस भुजा और इस भुजा का अनुपात भी 1-2 का है, और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात भी 1-2 का है। तो ये हरा वाला दोनों आपस में संगत है, ये लाल वाले दोनों संगत हैं और ये दोनों संगत है। तो इनको कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, इनको कैसे लिखेंगे। यहाँ पर अगर मैं सीरियल वाइज बात करूं नीले लाल और हरे की, तो यहाँ भी नीले लाल और हरे की तरफ ही जाएंगे, नीला लाल और हरा, यानी कि QRP की तरफ जाएंगे अगर मैं यहाँ से ABC लूं तो, ध्यान रखना। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से अब आप बता सकते हो कि त्रिभुज जो ABC है वो समरूप है किसके, त्रिभुज ABC किसके समरूप है। नीली भुजा पहले ली है, फिर लाल भुजा ली है मैंने, तीसरी तो आखिर में लेनी ही लेनी है। तो नीली यहाँ पर पहले ये है, फिर लाल है, इसका मतलब मैं QRP लिखूंगा इसे, ठीक है, QRP। बात समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से मुझे बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट इसमें? कभी कभी आ जाता हूँ। चलो भाई आदित्य, बढ़िया। हेलो बाकी बिहारी, कैसे हो भाई, स्वागत है आपका। समय पर आया करो सभी बच्चे। जल्दी से मुझे बताइए क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? प्रज्ञा गौतम, नमस्ते भाई, नमस्ते, बिल्कुल स्वागत है आपका। नो डाउट। वैष्णवी, बढ़िया। हेलो भाई सम्राट, मिस्टर सम्राट, कैसे हो? सम्राट, कहाँ के सम्राट हैं आप? मिलेगी भाई, पार्टी मिलेगी, मिलेगी, सबको पार्टी देंगी। आयुषी, चलिए तो क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं, बढ़िया। तो हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं फिर। आगे देखो, इन दोनों त्रिभुजों की बात करें, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं समरूप है नहीं। जल्दी से मुझे आप बताइए समरूप है या नहीं है। जल्दी से मुझे आप बताइए, दोनों समरूप है नहीं है। मुझे कोई भुजा ऐसी नहीं दिख रही जिसके बीच में सही सा अनुपात कोई मिल पाए, तो ये समरूप नहीं है, ठीक है। कोई संगत भुजाओं का युग्म ऐसा नहीं दिख रहा मुझे जिससे ये दोनों, अगर मैं 3 की बात करूं तो ये 6 ठीक है, 2 की बात करूं ये 4 है, ठीक है, लेकिन ये 2.5 नहीं है, लेकिन ये और ये 5 है, आपको दिख रहा है, ये 2.5 नहीं है लेकिन ये 5 है, यानी कि यहाँ 1-2 का अनुपात नहीं है, बात बन नहीं रही, और कहीं से भी नहीं बन रही, आप चेक करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, बहुत बढ़िया। 70 डिग्री को 70 डिग्री जो कोण है, इसको कौन सी भुजाएं अंतर्गत कर रही हैं? NM और ML, ये दोनों भुजाएं। तो यहाँ पर भी इनको अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं हैं वो कौन सी है, ये दोनों है। तो इनका अनुपात देख लेते हैं भाई, ये 2.5 है और ये 5 है, और आप देखोगे ये 5 है, ये 10 है, यानी कि 1-2 का अनुपात है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम कह सकते हैं कि देखो इसका इसके साथ अनुपात 1-2 का है, इसका इसके साथ अनुपात 1-2 का है, तो SS हो गया, और बीच वाला कोण, उनको अंतर्गत करने वाला कोण जो है वो भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर SAS समरूपता से, SAS समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या है, इसके समरूप है। और त्रिभुज का नाम बताएंगे सांकेतिक रूप में, जब दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे। यहां पर देखो, इस 70 डिग्री को लेने से पहले ये जो 2.5 है, हम ये वाली भुजा ले रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी भुजा लेंगे, जो संगत है, जिसका मेजरमेंट 5 है। तो हम किस तरह लेंगे, यहाँ पर NML लेंगे, यहाँ पर त्रिभुज, ध्यान देना, ध्यान से सुनना इस बात को, NML।
तो यहाँ भी ढाई के संकेत पे 5 है, तो 5 वाली भुजा, इस वाली भुजा शुरू करेंगे, तो यहाँ से पी क्यू आर लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। चलो भाई बताओ जल्दी से, कोई डाउट? भाई क्लास पे ध्यान दो सभी बच्चों, देखो आपस में बिजी ना रहो प्लीज, आप क्लास में आए हो, क्लासरूम में आकर क्लासरूम की ही बातें करें तो ज्यादा अच्छा होगा। पी क्यू आर बिल्कुल सही सम्राट, बढ़िया आंसर दिया आपने। और उसके बाद 2 उदाहरण और है यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर भाई 80 डिग्री कोण ये रहा, 80 डिग्री कोण यहाँ पर ये है, यहाँ पर 80 डिग्री को अंतर्गत करने वाली भुजाएं ए बी और ए सी हैं, ध्यान से सुनना। और यहाँ पर 80 डिग्री को अंतर्गत करने वाली भुजाएं हैं एफ ई और एफ डी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये 2.5 है, ये 5 है, ठीक है, और ये 3 है, ये 6 है, ठीक है, अनुपात तो बराबर है, लेकिन भुजाएं अलग अलग हैं बच्चों, ध्यान रखना। तो ये बिल्कुल यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि ये दोनों क्या है, समरूप हैं। समरूपता के लिए कोई भी जो बेसिक जरूरत आपकी वो पूरी नहीं हो रही यहाँ पर, ध्यान से देखना। ठीक है, ये भुजा हम इसकी बात करें तो इसका अनुपात इसके साथ देखें तो 1:2 का आ रहा है, और इसका अनुपात इसके साथ 1:2 का आ रहा है, जबकि वो इसके साथ आना चाहिए, ध्यान रखना, इस एसी के साथ, एसी के साथ नहीं आ रहा। ठीक है, एसी के साथ 1:2 का अनुपात नहीं बन रहा, जबकि 80 डिग्री को अंतर्गत करने वाली भुजाएं यहाँ पर ये दोनों हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा समरूप। और उसके बाद इसकी बात करें, इसमें ये कोण 70 है, ये 80 है, ठीक है, ये 80 है, ये 30 है, तो 80 30 कितना होता है भाई, 110, तो ये कितना हुआ, 70 ही तो हुआ। तो 70 80 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए या ट्रिपल ए लिखो, आप ट्रिपल ए भी लिख सकते हो, यहाँ पर डबल ए भी लिख सकते हो। तो इस समरूपता से हम कह सकते हैं, इस समरूपता से हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज जो है आपका डी ई एफ किसके समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर के। बात समझ में आ गई होगी, आसान है, आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए भाई सभी बच्चे क्लास पे ध्यान दें, सभी बच्चे क्लास पे ध्यान दें। ये एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, जल्दी से आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। देखो यहाँ पर आकृति 6.35 में ओडीसी आपका, यहाँ पर देखो ओडीसी 70 दिया हुआ, ठीक है, और लेकिन यहाँ पर ओडीसी जो है आपका त्रिभुज की बात हो रही है, इस त्रिभुज की, ये त्रिभुज जो है आपका समरूप दिया हुआ किसके, ओबीए के। ओबीए कहां पर है, ये रहा ओबीए, इसके समरूप दिया हुआ है। और बीओसी आपको दिया हुआ है 125 डिग्री, ठीक है, बीओसी कहां पर है, ये रहा दिया हुआ है, ठीक है। सीडीओ 70 दिया हुआ, सीडीओ 70 वो भी ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है डीओसी, डीसीओ और ओएबी। जल्दी से मुझे इसके आंसर्स बताइए, आपको बताना है आंसर्स, जल्दी से मुझे आंसर्स बताइए इसके। जल्दी बच्चों, सभी बच्चे आंसर करिए इसका। कोई बात नहीं आदित्य, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी जल्दी आंसर करिए जल्दी। यहां पर देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए हैं। समरूप का मतलब क्या है कि ये 70 डिग्री है तो आपका ये भी 70 डिग्री होगा, समझ रहे हो मेरी बात। अब ये 70 है तो ये भी 70 हुआ, ठीक है, तो संगत भागों की वजह से, क्योंकि यहां पर आपको त्रिभुज ओडीसी समरूप दिया हुआ है त्रिभुज ओबीए के, और हम जानते हैं हम यहाँ संगत भागों को लिखते हैं, यानी कि ओ के संगत में ओ, डी के संगत में बी, सी के संगत में ए। तो आप देखोगे यहाँ पर डी के संगत में बी है, तो ये डी और ये रहा बी, तो ये दोनों बराबर होंगे, सीधी सी बात है। तो ओडीसी ओबीए समरूप होने की वजह से क्या होगा, आपका ओडी सी जो है कोण, ये बराबर होगा ओ बी ए के, जो कि 70 है, यहाँ पर ये 70 डिग्री। अब इसकी वजह से देखो, आप देख रहे हो ये 2 रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा का काम भी कर रही है, जिसकी वजह से ये कोण इस कोण के बराबर होने पर ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। अब ये समांतर हो जाएंगी तो अब क्या होगा, यहाँ पर आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। और आगे की बात करें, अगर ये समांतर है तो आप ये भी बता सकते हैं कि इन दोनों का योग 180 होगा, इसके साथ साथ इन दोनों का योग भी 180 होगा, इसके साथ साथ इन दोनों का योग भी 180 होगा। अब कोण पूछा कौन सा, देख लेते हैं एक बार। आपसे डीओसी पूछा है, डीओसी कहां पर है, डीओसी, ये तो वैसे भी सिंपली निकल जाएगा, 125 ये है, 125 में क्या जोड़ें कि 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर निकल जाएगा आपका 6 2 8 होता है 5,
55, ये निकल गया आपका 55, ठीक है, ये निकल जाएगा आपका 55। आगे डीसीओ पूछा आपसे, डीसीओ कहां पर है, ये रहा डीसीओ, ये 70 है, ये 55 है, तो ये कितना होगा भाई, 70 55 कितना होता है, 125, 125, तो ये भी 55 हो गया, ये भी आपका 55 हो गया, ठीक है। उसके बाद ओएबी की बात करें, ओएबी कहां पर है, ओएबी, जब ये 55 है तो आप जानते हो ये दोनों कोण बराबर होंगे, कैसे, जब दो रेखाएं समांतर हो तो उसके अंतःकांतर कोण बराबर हो, तो वो 55 है तो ये भी 55 होगा, तीनों का आंसर 55 ही है, ठीक है, तीनों का आंसर यहां पर 55 डिग्री है, बिल्कुल सही, काफी बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल रश्मि, बिल्कुल सही आंसर है, हाँ डिम्मी बिल्कुल सही आंसर, अजय पाल, हेलो रश्मि, बहुत बढ़िया, तो आप मतलब रश्मि से मिल लो, क्लास में पढ़ने मत आओ, ठीक है। यहाँ जैसे चूहे की नजर होती है ना, चूहे की नजर गड़ा के बस वो चूहा सिर्फ अपने लिए खाना ढूंढता रहता है, तो बस इसी नजर से आया करो क्लास में। चलो भाई, समलंब एबीसीडी जिसमें ए बी समांतर डीसी है कि विकर्ण एसी और बीडी पर परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाना आपको कि ओ ए बट्टे ओसी बराबर ओ बी बट्टे ओडी है। चलो देखते हैं क्या बात हो रही है, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी की बात हो रही है, जहां पर ए बी सी डी क्या है देख लेते हैं, समांतर है, इसका मतलब है ए बी सी डी कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि ए बी सी डी के समांतर दिखे, ठीक है, यहां बात समझ में आ गई आपको, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, आगे 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 बढ़ते हैं, इसके विकर्ण है एसी बीडी, ठीक है, वो भी बना लेते हैं, इसके विकर्ण है एसी और बीडी, ठीक है, ये दोनों हो गए विकर्ण, इसके परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ बना लेते हैं, बढ़िया है। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके बताइए कि ओए बट्टे ओसी बराबर, ओए कहां पर है, ये रहा, ओए बट्टे ओसी बराबर ओबी बट्टे ओडी, ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। आप यहां पर ध्यान से देखो, ओए बट्टे ओसी लिखा है, ओए बट्टे ओसी, यानी कि अगर मैं ऊपर वाला एक त्रिभुज ले लूं और एक नीचे वाला त्रिभुज ले लूं, तो यहां समझने वाली बात यह है कि ओए जो है ओसी के क्या होना चाहिए, संगत भाग होना चाहिए, यानी कि आपको जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है ओ ए बी ओ सी डी समरूप है, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। भाई देखो, सबसे पहली चीज इसमें ये दी हुई है कि ये रेखाएं समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ठीक है, ये रेखाएं समांतर है, इसका मतलब क्या है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, उसके बाद इस रेखा के समांतर होने की वजह से ही ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा, अंतःएकांतर कोणों की वजह से, क्योंकि ये दो रेखाएं समांतर और ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी ये तिर्यक रेखा काम कर रही थी, अंतःएकांतर कोणों की वजह से ये कोण और ये कोण भी बराबर थे, ठीक है, यहां भाई कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, देखो बड़ी आसानी से प्रूव हो जाने वाला है, ठीक है, तो चूंकि ए बी जो है वो समांतर है सीडी के, या डीसी कह लो, डीसी लिखा है सीडी लिखा है, ऊपर डीसी लिखा तो हम भी डीसी लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि कोण, देखो त्रिभुज ओएबी तथा त्रिभुज ओसीडी में हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर की अगर बात करें तो कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी, किस वजह से, एकांतर कोणों का युग्म है इसलिए, एकांतर कोण, ठीक है, जब दो रेखाएं समांतर हो। अब यहां पर हम कह सकते हैं ए समरूपता कसौटी से, या समरूपता से भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं उसमें, समरूपता कसौटी से हम इन दोनों त्रिभुजों को कह सकते हैं समरूप है, ओ ए बी और ओ सी डी, त्रिभुज ओ ए बी समरूप है किसके, त्रिभुज ओ सी डी, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब समरूप हैं तो भाई संगत भागों का अनुपात बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं, हमें चित्र की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम कह सकते हैं ओए इसके संगत में ये होगा ओसी, ओए बट्टे ओसी, ये देखो इधर का ओए बट्टे ओसी, उसके बाद बस ये ऊपर वाला देख लो ओबी, इसका ओबी लेते हैं, ओबी ये रहा,
तो ओ बी किसके संगत में है, ओ बी किसके संगत में है, ओ डी के। हो गया प्रूव, ठीक है ना। तो बस खत्म क्वेश्चन, इति सिद्धम। कोई डाउट यहां पर? वेरी इजी, वेरी गुड, बहुत ध्यान दे रहे हो इसका मतलब, ठीक है। अगर आपको आसान लग रहा है इसका मतलब आप ध्यान से पढ़ रहे हो, ठीक है। ठीक है भाई, आप सभी को अगर इजी लगाओ तो जितने बच्चे अभी जुड़े हैं ना वो सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। राम राम जी, राम राम। मोहन सिंह डबल डबल मोहन सिंह, बढ़िया। चलो, यहाँ पर आकृति में देखा जा रहा है कि क्यू आर बट्टे क्यू एस, ठीक है। कहाँ पर है भाई क्यू आर, ये रहा क्यू आर बड़ा वाला है, ठीक है। क्यू आर बट्टे क्यू एस और बराबर क्यू टी बट्टे पी आर, क्यू टी, ठीक है, बट्टे पी आर, बढ़िया। और कोण एक बराबर कोण दो दिया हुआ है, ये भी बढ़िया है। दर्शाइए कि पी क्यू एस जो है समरूप है टी क्यू आर के। पी क्यू एस कहाँ पर है, ये रहा छोटा वाला। ध्यान देना, ये जो पी क्यू एस है ना, इसको सिद्ध करना है किसके समरूप, पी क्यू एस को टी क्यू आर यानी कि आगे जो बड़ा वाला है उसके समरूप सिद्ध करना। चलो भाई बढ़िया है, देखते हैं आप। देखो भाई, चूंकि कोण एक बराबर कोण दो है, इसीलिए हम कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, कोण एक बराबर कोण दो है, तो हम क्या यहाँ पर पी आर बराबर, ध्यान से सुनना, पी आर बराबर पी क्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? जल्दी से मुझे इस बात का आंसर करिए बच्चों, उसके बाद मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूं। जल्दी से मुझे बताइए कि चूंकि कोण एक कोण दो के बराबर है तो पी आर बराबर पी क्यू हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? जरा ध्यान से चित्र को देखकर मुझे आंसर करिएगा, ठीक है, जल्दबाजी नहीं। दीपक कुमार, आप अगर बिहार बोर्ड से तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये एनसीईआरटी का सिलेबस हिंदी मीडियम में जहां कहीं भी जिस बोर्ड में भी चलता है उन सभी के लिए कोर्स है, ठीक है। तो किसी तरह की चिंता ना करें, एनसीईआरटी कंप्लीट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। लिख सकते हैं हाँ, क्योंकि ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने यानी कि उनके सम्मुख जो भुजाएं होती हैं वो दोनों भी बराबर होती हैं। तो अगर ये कोण इसके बराबर है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। बिल्कुल इसी आधार पर मैंने लिखा है कि कोण एक कोण दो के बराबर है, तो हम पी आर बट्टे में पी क्यू लिख सकते हैं, बढ़िया। अब उसके बाद हमें जो दिया है, हमें जो यहाँ पर प्रदत्त है यानी कि जो गिवन है वो क्या है, क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर। अब एक बात बताओ, सुनो, इसको मैं समीकरण एक ले लूं अगर, तो एक बात बताओ, यहां पर जो पी आर है और यहां पर जो पी आर है, दिख रहा है, ये पी आर पी क्यू के बराबर है, तो समीकरण एक से मैं यहां पर पी क्यू लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, सीधी सी बात है, आप मना तो करोगे नहीं। तो यहां पर फिर से वही चीज रिपीट करता हूं, क्यू आर बट्टे क्यू एस, क्यू आर बट्टे क्यू एस, बस इतना सा काम किया है और कुछ नहीं किया, छोटा सा पी आर के बदले पी क्यू, छोटा सा कॉन्सेप्ट बस ये यूज किया कि ये इसके बराबर, बस उसका ये क्वेश्चन हो जाता है। कॉन्सेप्ट बताऊं ट्राइंगल का, कहाँ थे पहली क्लास में भाई? श्रेयांश मिश्रा, हर क्लास में मैं कॉन्सेप्ट ही पढ़ाता हूँ, कभी क्वेश्चन पे आऊँ ही ना, और जैसे कोई क्वेश्चन पे आऊँ एक फिर से न्यू स्टूडेंट आ जा रहा, वो कहते हैं सर कॉन्सेप्ट बताइए ट्राइंगल का। मतलब आपको क्या लगता है यहाँ पर सीधे मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ? कॉन्सेप्ट के समय प्रेजेंट रहो भाई, ठीक है। वैसे मोहन सिंह नहीं, क्या नाम है, श्रेयांश मिश्रा, पुरानी वीडियो डली हुई है, आप चिंता ना करें। बस उसके बाद हो गया भाई, अब कुछ रह ही नहीं गया। देखो क्यू आर, ध्यान से सुनो, क्यू आर, ये क्यू आर बट्टे में क्यू एस, देखो बड़ी वाली भुजा छोटी वाली भुजा, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज की भुजा बट्टे में छोटे वाले त्रिभुज की भुजा बराबर है बड़े वाले त्रिभुज की दूसरी भुजा यानी कि क्यू टी बट्टे में पी क्यू। देखो, या क्यूपी कह लो, क्यूपी कह लो, आपको उल्टा ही लिखना है तो ये लो क्यूपी, यानी कि देखो क्यू आर बट्टे में क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे में क्यूपी, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज की दो भुजाएं मैं ले रहा हूं और छोटे त्रिभुज की उसी के संगत भुजाएं ले रहा हूं मैं साथ में, और जब अनुपात निकलता हूं उनका तो दोनों अनुपात बराबर आते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ ही आप देखोगे ये कोण कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि साथ ही कोण Q बराबर कोण Q जो कि उभयनिष्ठ है। किसमें? त्रिभुज तो लिख ही लेना यहां पर,
ये लिखने के साथ साथ यहाँ लिख लेना कि आप त्रिभुज PQS और TQR की बात कर रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, PQS और TQR, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं SAS समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, इतनी सी बात थी इसमें और कुछ नहीं। PQS जो है ये रहा PQS और ये TQR समरूप हो जाएंगे। जो लिखा है वही लिख दो, PQS समरूप है किसके, त्रिभुज TQR के, त्रिभुज TQR के। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई डाउट किसी को? यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, मुझे जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, ठीक है। क्लियर, बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। PQR की भुजाओं PR QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण RTS दर्शाइए कि। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये। PQR, सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं PQR, ठीक है। PQR ले लिया हमने कि भुजाओं PR और QR इन दोनों पे बिंदु ST, पहले किस पे, PR पे है S, PR पे है S, ठीक है, और इस पर है T दूसरे पर, ठीक है। ये दो बिंदु लिए हैं S और T, और क्या कहा गया है यहां पर कि कोण P जो है ना, कोण P, ये जो कोण P है ये बराबर है कोण RTS कहां पर है, ये रहा RTS, इसके बराबर है, ठीक है भाई। अब दर्शाना है आपको कि त्रिभुज RPQ RTS बराबर क्या है, समरूप है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप समझ पा रहे हो जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर कितने बच्चे बता सकते हैं, कितने बच्चों को यहाँ पर दिख रहा है, कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो देख पा रहे हैं कि कैसे होंगे ये बराबर, और अगर बराबर बराबर मतलब समरूप, और अगर समरूप हैं तो कौन सी समरूपता कसौटी का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए कौन सी समरूपता कसौटी का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर, मतलब किया जा सकता है, कौन सी समरूपता कसौटी का प्रयोग किया जा सकता है यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए, जल्दी से मुझे बताइए। देखते हैं भाई कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मोहन सिंह, जल्दी बताइए भाई सभी, बताने के नाम पे तो बच्चे गायब हो जाते हैं। समझ गए, बताओगे नहीं बस। अगर आप समझ गए हैं तो आप जल्दी से मुझे बताइए। SAS पीयूष वर्मा गलत, बिल्कुल गलत। AA प्रिंस कुमार बिल्कुल बढ़िया, सही आंसर, AA बिल्कुल सही है। देखो कैसे, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करूं बड़े वाले की, तो एक कोण यहाँ पर कॉमन है, ध्यान से सुनना, ये कोण कॉमन है दोनों में, इस त्रिभुज में भी है और इस बड़े वाले में भी है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये कोण इस कोण के बराबर दिया हो, तो दो कोण बराबर हुए ना दोनों त्रिभुज में, तो तीसरा तो अपना बराबर होगा, सीधी सी बात है, ये कोण अब इसके बराबर होना ही होना है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में, देखो RPQ और RTS में मैं देख रहा हूं, तो कोण P बराबर कोण T है, कोण P कोण T के बराबर है, ठीक है, इसका P और इसका T बराबर है। दूसरा आप कह सकते हो दिया है, यहां पर कह सकते हो दिया है, या कह सकते हो प्रदत्त है, ठीक है। और दूसरा क्या है यहाँ पर, कोण R बराबर कोण R, जो कि उभयनिष्ठ है, जो कि क्या है, उभयनिष्ठ है। तो कॉमन के हिसाब से आप लिख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर R लिखा है तो यहाँ भी R होगा, क्यों, देखो R R के बराबर है। मैं कह सकता हूँ मुझे RPQ सिद्ध करना है, जरा ध्यान से देखो RPQ, तो इसके समरूप, यहाँ पर देखो RPQ लिखा था ना, तो इसके समरूप कौन सा है, देखो R के संगत R है, तो यहाँ पर मुझे पहले R लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद P लिखा हुआ है, तो P के संगत में क्या T है, क्योंकि P T के बराबर है, तो मुझे यहाँ पर T लिखना पड़ेगा। अब तीसरा बचा कौन सा, RPQ कौन सा था भाई,
पी क्यू ये बड़ा वाला था, अब छोटे वाले में क्यों कौन सा बचा? छोटे वाले मैंने आर और टी लिख लिया, आर और टी लिख लिया, बचा एस, तो एस लिख दो और आप देखोगे बिल्कुल इससे अपने आप मैच कर जाएगा। आपको स्पेशली मैच करने के लिए कुछ नहीं करना, ठीक है। तो बढ़िया से समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आज एक क्वेश्चन और करेंगे, बची हुई एक्सरसाइज हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आज हम और करने वाले हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो चलो भाई, आखिरी आकृति 6.38 में एबीसी के शीर्षलंब एडी और सीई, ध्यान से सुनना, एबीसी के शीर्षलंब कौन कौन से हैं? एडी और सीई, यानी कि एडी और सीई, ठीक है। बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं, वो भी ठीक है। दर्शाना है आपको कि एईपी सीडीपी के समरूप है। एईपी, पहले इसको देख लेते हैं। एईपी किसके? सीडीपी के समरूप है। देख लेते हैं कैसे। देखो ये बड़े आसान आसान है, थोड़ा सा ध्यान से, फोटो देख के मत डरा करो। यहाँ पर फोटो देख के बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं होती। ये देखो, आप देखोगे ये कोण इस कोण के बराबर है, और आप देखोगे ये कोण 90 है, इसमें भी एक कोण 90 है, तो दो कोण बराबर हो गए, तो उसी संगत भाग के हिसाब से दोनों को समरूप लिख सकते हो। कैसे? हम देखेंगे कि तीसरा कोण अब तो ए सी के बराबर होगा, सीधी सी बात है, तीसरा वही बचा, तो कोण ए सी के संगत में है। और ई की बात करें तो ई यहाँ 90 डिग्री और इस वाले में डी 90 डिग्री है, तो ई के संगत में देखो डी हो गया, ठीक है। उसके बाद पी की बात करें, इसमें भी पी इसमें भी पी, दोनों में पी है, तो पी के संगत में तो पी ही है, ये कॉमन बिंदु है दोनों में। लेकिन बराबर कॉमन की वजह से नहीं है, उभयनिष्ठ की वजह से नहीं है, बराबर किस वजह से? शीर्षाभिमुख कोण की वजह से, क्योंकि दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उसमें ये शीर्षाभिमुख कोण जो बनते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इन दोनों कोणों को भी शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी? हाँ बिल्कुल डिम्मी चौधरी, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। अब ऐसे ही एबीडी की बात करें, सीबी के समरूप सिद्ध करना, एबीडी कहां पर वो देख लेते हैं पहले। एबीडी ये भाई बड़ा वाला किसके समरूप है? सीबीई के, सीबीई के। चलो उसको भी देख लेते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। पहले कौन सा था? एबीडी, एबीडी की बात करें इसकी, और एक है आपका सीबीई, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है कि सबसे पहले देखो, एक 90 डिग्री इसमें है, एक 90 डिग्री यहां पर दिख रहा है, और एक 90 डिग्री इसमें भी दिख रहा है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। दोनों में एक कोण हो गया 90 डिग्री और एक कोण आप देखोगे कॉमन हो गया, तो ए से क्या हो जाएगा? ये फिर से समरूप हो जाएगा। देखो कितना आसान था, एक 90 डिग्री इसमें भी, एक 90 डिग्री इसमें भी, एक कोण कॉमन, और कौन सा किसके संगत है आप सीख ही चुके हो लिखना, ठीक है। तो अब बात करेंगे, देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कॉमन बी के संगत में है, डी ई के संगत में है, उसके बाद बचा क्या? ए और सी बचा, तो ए सी के संगत में हुआ। तो देखो ए के संगत में यहाँ पर सी लिखा हुआ है, बी के संगत में तो बी होगा क्योंकि वो कॉमन है, ठीक है। बी के संगत में बिल्कुल उसी हिसाब से लिखा हुआ है, तो बिल्कुल भी यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं एईपी और एईपी, अगला है एईपी और उसके अलावा एईबी, और ये इस बड़े के भी बात करेंगे बड़े के साथ। एईपी एडी फिर से देखोगे कि दोनों में एक कोण तो 90 डिग्री। अब दूसरे कोण की बात करें, दूसरा कोण कौन सा होगा भाई? दूसरा कोण कौन सा होगा बीच में बराबर? क्या बता सकते हो भाई? दोनों में देखो एक कोण तो 90 हो गया। अब क्या है कि इस कोण की बात करें, ये कोण दोनों में कॉमन है, आपको दिख रहा है? इस वाले त्रिभुज में भी ये वाला कोण है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी ये वाला कोण है, तो ए से फिर से वही प्रॉब्लम। ठीक है भाई, वॉइस ठीक है, तो वॉइस ठीक हो गई होगी। अब सही है ना? ठीक है, चलो
तो बात समझ में आ गई होगी कि ये कोण दोनों में कॉमन है और एक 90 डिग्री है, जिसकी वजह से दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। उसके बाद बात करें चौथे की, देखो बच्चों क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, इसे हिंट समझा करो और फिर उसका खुद से ट्राई किया करो। फिर भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, उसके बाद आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। अभी पीडीसी की बात कर रहा है, पीडीसी कहां पर है, ये रहा पीडीसी, ठीक है। और उसके अलावा बीईसी, बीईसी कहां पर है, बीईसी ये बड़ा हुआ। आप देखोगे फिर से वही चीज, फिर से वही चीज, एक तो 90 डिग्री इसमें भी है और एक 90 डिग्री इसमें भी है, और ये कोण कॉमन हो गया दोनों में, तो ए से सी के संगत में सी हो गया, ई के संगत में डी हो गया, ठीक है। तीसरा कोण जो भी बचा ये पी, इसका और उसका बी बचा, तो वो भी संगत भाग होंगे, और उसके हिसाब से आप इन दोनों को समरूप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए। मोहन सिंह, अरे मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। बस आगे सब कुछ अच्छी उम्मीद करूंगा। मैसेज किसी ने भी कर दिया हो कोई बात नहीं, मैं इतना बुरा नहीं मानता, क्योंकि यूट्यूब पे हर तरह के लोग मिलते हैं मुझे, पढ़ने वाले भी ना पढ़ने वाले भी। बस उम्मीद अच्छी रहती है मुझे कि मेरे पास सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे टिके, बाकी मुझे किसी भीड़ की जरूरत नहीं होती। हाँ बिल्कुल, ए से तो लगभग लगभग सब में ही मैंने देखा ए कोण ही लग रहा था। कहीं पे भुजा का कोई रोल नहीं था, और बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी आसान है। तो आपके लिए क्या है, होमवर्क है कि बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करके रखें पहले से। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर जितने भी हैं, 13 या 14 जितने भी होंगे इस एक्सरसाइज में, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करके रखने हैं, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी आती है तो अगली क्लास में देखो बच्चों, क्वेश्चन जब आप ट्राई कर चुके हो ना, उसके बाद जब क्वेश्चन को यहाँ पर क्लास में डिस्कस करते हैं तो फिर बहुत अच्छा समझ में आता है। तो एक बार ट्राई करके जरूर रखें, फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगली क्लास में बच्चे को क्वेश्चंस के खत्म करेंगे, ठीक है। उसका लास्ट टॉपिक रह जाएगा, वो टॉपिक भी खत्म करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। हाँ सब ए से ही हो गए डिम्मी, बढ़िया। तो चलिए भाई, क्लास आपको उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया लगी होगी। जैसी भी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ चलते हैं बच्चों, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। सभी को टाटा बाय बाय नमस्कार। और रक्षाबंधन चूंकि कल था, फिर भी मैं आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, और आपके जीवन में इसी तरह का दिन बार बार आता रहे और आपको खुश करता रहे। चलिए भाई बाय सभी को, 8 से 16, ठीक है। तो आप करके रखिएगा, ठीक है। पीयूष वर्मा, बहुत अच्छी बात है, वहाँ कोर्स में तो आपको वैसे भी हर एक चीज़ अच्छे से करवाई दी जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया।